नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली उच्च स्तरीय बैठक। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के दिए अधिकारियों को निर्देश। निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी दिया जोर। वन्यजीव सप्ताह के दूसरे दिन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री बोले, इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में सामंजस्य के साथ बनेगा विकास का मॉडल। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले से 4 शहीद सैनिकों के आंगन से पावन मिट्टी को भेजा जाएगा सैन्य धाम। 10 अक्टूबर को बंद होंगे सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 2,68,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। और अटल निर्मल नगर पुरस्कार पाकर रुद्रपुर नगर निगम उत्साहित। मेयर ने कर्मचारियों की मेहनत और जनसहयोग को बताया परिणाम। कहा, स्वच्छता सर्वे में पहला स्थान मिलने से और बड़ी है जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी प्रभावी कार्य योजना तैयार कर इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने नंदा राज्य जाति यात्रा मार्गों के रखरखाव और यात्रा के रात्रि पड़ावों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य योजना भी शीघ्र तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शहरों में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने, साफ सफाई के साथ खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी रोकने के लिए जांच अभियान सघनता से संचालित किए जाने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही प्रदेश में पूर्ण होने वाली फ्लैगशिप योजनाओं व कार्यक्रमों का भी पूर्ण विवरण तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग की। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं से फोन कर उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली। बता दें कि मुख्यमंत्री महीने भर में सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग करके समस्याओं के कारण और निवारण की जांच करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद सरल तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, जिसमें सीएम हेल्पलाइन से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। जो संबंधित कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है, कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएँ, क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है। उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। देहरादून स्थित मालसी जू में आज मानव वन्यजीव सह अस्तित्व थीम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। गत दिवस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया था। ये 8 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण की हमारी संस्कृति रही है। हम लगातार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मालसी जू में टाइगर के आने से पर्यटकों की तादाद में इजाफा हुआ है। हमारी संस्कृति भी वन्य जीवों के संरक्षण की रही है। हमारे देवी देवताओं के साथ भी, चाहे हम देवी के वाहन की बात करें, भगवान शंकर महादेव के गले की बात करें, हमेशा सर्पों का उनके साथ रहना होता है। उल्लू वाहन है ऐसे। इसलिए ये जो सप्ताह है हमारा, इस सप्ताह भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे।
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की थीम पर इस बार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जा सके, यह भी वन्यजीव सप्ताह का मकसद है, क्योंकि जंगल का परिवेश और उसकी सुरक्षा करना सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव सप्ताह में 7 दिन थीम के आधार पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार ने जो थीम रखा है वो है मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, मैन एंड एनिमल को एग्जिस्टेंस, और उसके साथ साथ उन्होंने स्लाइटली एक्सटेंड किया है कि प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करना, कि हम जानते हैं परिवेश एवं जंगल का सुरक्षा हमारा सर्वोपरि है एवं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग भी होते हैं, इसके साथ वन्य जंतु भी। तो आज मेरा एंटायर उत्तराखंड में वन विभाग बहुत ही उत्साह के साथ इसको आज मना रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को गांधी पार्क चौघान पाटा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा शहीदों के सम्मान में गांधी पार्क चौघान पाटा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे सहित जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में जनपद के विकासखंड श्यालदे, द्वाराहाट और ताड़ीखेत से 4 शहीदों के आंगन की पावन मिट्टी कलशों में संग्रहित कर जिला मुख्यालय लाई गई। आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शहीद सम्मान यात्रा वाहन को गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद सम्मान यात्रा 2 के रूप में पूरे प्रदेश में ये यात्रा का संचालन हो रहा है। अल्मोड़ा जनपद में जो 2021 के बाद 4 सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी कलश में संग्रहण की है। यह यात्रा यहाँ से लैंसडाउन जाएगी और लैंसडाउन के बाद वही शहीद सम्मान के साथ हमारे शहीद सम्मान इस यात्रा के माध्यम से देहरादून में जो स्मारक बनाया है उसमें स्थापित किए जाएंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा कर्नल विजय मनराल ने बताया कि देहरादून के गुनियाल गांव में 3 जुलाई 2023 को सैन्य धाम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसी क्रम में आज शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के तहत जनपद के 4 शहीदों के घर आंगन की पावन मिट्टी को कलश में संग्रहित कर सैन्य धाम के लिए भेजा गया है। 4 शहीद परिवार थे जिनके घरों से हमने मिट्टी संग्रहण किया। एक सिपाही हिमांशु जो 7 कुमाऊं के थे, 2021 में लद्दाख में शहीद हुए थे, जो गांव मसमोली सराई खेत के रहने वाले थे। हवलदार राजेंद्र सिंह जो 2003 में शहीद हुए, गांव डिडोली द्वाराहाट, और हवलदार नरेंद्र सिंह जो तलमनारी लोध द्वाराहाट के, और सिपाही ब्रजेश रौतेला जो 2021 में शहीद हुए, गांव सरना ताड़ीखेत। इनके घरों से हमने मिट्टी संग्रहण किया और कलश में यहाँ लेके आए हैं, और ये 4 कलश इस गाड़ी के साथ लैंसडाउन जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। स्वच्छता सर्वे 2024-25 में उत्तराखंड में पहला स्थान पाने वाले रुद्रपुर नगर निगम को अटल निर्मल नगर पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मेयर विकास शर्मा और मुख्य नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल को प्रशस्ति पत्र और 35 लाख रुपये का चेक दिया। बताते चले कि रुद्रपुर नगर निगम को 100% डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने, 98% प्रसंस्करण, डंप साइट उपचार, ODF प्लस श्रेणी प्राप्त करने जैसी उपलब्धियों के कारण ये पुरस्कार दिया गया है। मेयर विकास शर्मा ने कहा कि अटल निर्मल नगर पुरस्कार नगर निगम कर्मचारियों की मेहनत और जन सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आगे शहर को स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाने के लिए निगम प्रयासरत है। सरकार ने हमें प्रथम पुरस्कार दिया है। मैं सरकार की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और हमारी जिम्मेवारी अब और बढ़ गई है। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने हम पे भरोसा जताया है, हमें ये पुरस्कार दिया है, तो हम आने वाले समय में रुद्रपुर को जाम मुक्त करेंगे, जन जन तक सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम करेंगे ताकि रुद्रपुर निरंतर तेज गति से आगे बढ़े। वहीं मुख्य नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि नगर निगम को अब तक 3 अवार्ड मिल चुके हैं। हालांकि अटल निर्मल नगर पुरस्कार मिलने के बाद निगम की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई हैं। तो मैं सभी शहरवासियों को थैंक यू बोलता हूं और धन्यवाद बोलता हूं कि उनके सहयोग से नगर निगम ये 3रा पुरस्कार जीता है और इनफैक्ट मेयर साहब के आने के बाद ये 3रा पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार तो मिला है, लेकिन अब साथ साथ में जैसा मेयर साहब ने भी बातों में कहा, भी अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी भी शहर में बहुत कुछ सफाई को लेकर किए जाने की आवश्यकता है। अब हम उसको पूरा शहर को रिविजिट करेंगे
स्टाफ को दोबारा से कहाँ कहाँ लगाया जाना है, कहाँ गाड़ियाँ प्रॉपरली भेजी जानी है, कहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी की सहायता से उठाई जानी है। इन चीज़ों को पूरे शहर को एक खाका दोबारा से मेयर साहब के साथ बैठ के दोबारा तय किया जाएगा। तो हम सफाई के प्रति अब ज़्यादा चिंतनशील हो गए, क्योंकि शहर के लोगों ने अब ये पुरस्कार दिलाने में सहयोग किया। वहीं दूसरी ओर स्वच्छता सर्वे 2024-25 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कोटद्वार नगर निगम को भी अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कोटद्वार नगर निगम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। मेयर शैलेंद्र रावत ने कहा कि यह सम्मान कोटद्वार की जनता के सहयोग, नगर निगम की टीम के परिश्रम और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति नागरिकों की जागरूकता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। इसमें आने वाले टाइम पे जन सहभागिता भी कर रहे हैं। हर वार्ड की जन सहभागिता स्वच्छता में करेंगे। उस वार्ड में महिलाओं के साथ बातचीत करके उनकी सहभागिता करेंगे और समय समय पे उन सारे वार्डों को, जो नगर निगम 40 वार्ड हैं, उनका सर्वे कराकर उनको भी हम पारितोषित, अच्छा पारितोषित धनराशि देंगे। वहीं नगर आयुक्त पीएल शाह ने कहा कि अटल निर्मल नगर पुरस्कार के मानकों पर खरा उतरते हुए क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जिनके जरिए कोटद्वार स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर आ सकेगा। पूरा जो है लेगेसी वेस्ट का डिस्पोजल करवाया, दूसरा वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया। इसी के साथ हमने जो RRR का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने लागू किया। इसके अलावा हमने C&D हमने प्लेस जो है स्थापित किया, जो हमारा कंस्ट्रक्शन एंड जो डेमोलिशन हमारा वेस्ट होता है उसके निस्तारण के लिए हमने साइट का सिलेक्शन किया और वो साइट हमने बनाई है। दूसरा हमने मटेरियल रिकवरी सेंटर हम लोगों ने बनाया है। और अब खबर राजधानी देहरादून से। पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथीबड़कला स्थित बैरिकेडिंग पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा सहित कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलन को युवाओं की आवाज करार दिया। ये युवा का जो जैन जी का आंदोलन है, ये इस राज्य के लोगों की भावना का आंदोलन था। लोग निरंतर हो रही पेपर चोरी से और ये परीक्षाओं को जो टाला जा रहा था उससे दुखी थे, आक्रोशित थे। तो उसी को आज ध्वनि देने के लिए, आवाज देने के लिए कांग्रेस आई है। वहीं इस मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि छात्रों की मांग के मुताबिक पेपर लीक मसले की सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले एकजुट होकर तय करें कि सीबीआई जांच से खुश भी हैं या नहीं। पहले तो उन सबको आपस में सलाह कर लेनी चाहिए कि वो सीबीआई जांच से खुश है कि नहीं है, क्योंकि ये तो छात्रों की मांग थी। हमने छात्रों की मांग और हमने कहा है कि आगे भी जो छात्रों की मांग होगी उन सभी न्यायोचित मांगों पर हम काम करेंगे। लेकिन ये लोग तो सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं को हमेशा कोसते रहते हैं। तो ये सब आपस में इनके सब नेता, पार्टी अध्यक्ष जी भी और नेताओं से भी पूछ लेते जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, और क्या वो सीबीआई से खुश हैं कि नहीं है। अगर सीबीआई से खुश हैं तो अपने प्रकरण में क्या कहते हैं और इसमें क्या कहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल की। सीमांत जनपद चमोली में 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब तक हेमकुंड साहिब में 2,68,000 से अधिक तीर्थयात्री मत्था टेक चुके हैं। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट कपाट बंद होने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। इसके लिए जिला प्रशासन, सेना व हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुले थे। अब तक यहां 2,68,208 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का लास्ट दिन होगा और उसी दिन कपाट बंद होंगे। इसमें गढ़वाल स्काउट्स का बैंड, आर्मी ने भी भव्य तैयारी कर रखी है, क्योंकि जब यात्रा खुलती है उस समय भी आर्मी का काफ़ी योगदान रहता है और बंद होने में भी। तो पंजाब से भी एक रिटायर्ड आर्मी का बैंड आ रहा है। हमारे ट्रस्ट के प्रधान साहब सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा जी उचेचे तौर से शामिल हो रहे हैं और भाई हरजिंदर सिंह जी जो कि हजूरी रागी हैं श्री दरबार साहब के, वो भी उस दिन आके कीर्तन करके संतों को निहाल करेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार की काफी जरूरत है। चमोली जिले के उपजिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में मरीजों के भारी दबाव को देखते हुए यहां पास में बने उप जिला चिकित्सालय महिला बेस सिमली को पूर्ण रूप से बेस अस्पताल बनाने को लेकर क्षेत्रीय जनता की हमेशा से मांग रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सिमली उप जिला अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी अभी तक यह कार्य खास प्रगति पर नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि बेस अस्पताल की प्राथमिकता के अनुसार सरकार काम कर रही है। शासन स्तर पर डीजी हेल्थ, स्वास्थ्य सचिव से मिलकर इस कार्य में तेजी लाने की बात की गई है। जल्द यह बनकर तैयार हो जाएगा। 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के हमने तुरंत आग्रह भी किया है, स्वास्थ्य सचिव से मिलकर के हमने आग्रह किया, डीजी से हमारी बात हुई। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा सिमली में महिला बेस है, इसको बहुत जल्दी पूर्ण बेस का रूप दिया जाएगा। सिमली उप जिला चिकित्सालय को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने को लेकर थराली विधायक भोपाल राम टमटा का कहना है कि यह कुमाऊं व गढ़वाल का केंद्र बिंदु है। बेस अस्पताल में उच्चीकरण के बाद यहां मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्राथमिकता बेस अस्पताल बनाने की है। इस बेस अस्पताल का जो उच्चीकरण का जो अगला स्तर होगा वो मेडिकल कॉलेज ही हुआ है। हम समझते हैं कि हमारे सामने वार्ता भी हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो ये बेस अस्पताल है व्यवस्थित रूप से यहाँ पर जितने भी हमारे मुख्य रूप से जो विशेषज्ञ हैं उनकी यहाँ पर उनकी सुविधाएं लोगों को मिले। उप जिला चिकित्सालय महिला बेस अस्पताल आम जनता के लिए बहुउपयोगी व सुविधाजनक साबित होगा। इस अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए सीएमओ चमोली डॉक्टर अभिषेक गुप्ता का कहना है कि हमने 3 विशेषज्ञ डॉक्टर यहां रखे हैं। इसकी पूरी फाइल महानिदेशालय को भेजी गई है, जो शासन को भेजी जाएगी। अभी सिमली बेस में हमारे पास 3 किस्म के विशेषज्ञ जो है रखे हुए हैं जी। हमारे पास 3 विशेषज्ञ सिमली बेस अस्पताल में हैं। बाकी पद सृजन का प्रस्ताव हमने जो है महानिदेशालय को भेजा हुआ है और महानिदेशालय के माध्यम से शासन गया हुआ है। शासन से ही इसकी स्वीकृति जो है अभी जल्दी मांग। खबर रुद्रप्रयाग जिले से। रुद्रप्रयाग में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की बेहतरीन पहल युवाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खोल रही है। जिले के युवाओं को 13 दिन का निःशुल्क सीसीटीवी कैमरा अलार्म प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बेरोजगार युवाओं को सीसीटीवी इंस्टॉलेशन जैसे कामों में तकनीकी रूप से दक्ष किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, अलार्म सिस्टम की स्थापना, वायरिंग तकनीक, मोबाइल कनेक्टिविटी और सर्विलांस टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विषयों पर प्रशिक्षित किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के बारे में सुरक्षा जो आपके होते हैं, सुरक्षा के लिए जितने भी होते हैं, स्मोक डिटेक्टर हो गया, कैमरास हो गए, तो इनको कैसे इंस्टॉल करना है, इनके कितने प्रकार हैं, कैसे, कहाँ पर, कैसे और किस तरीके से नियुक्ति की जाएगी कि कौन सा कैमरा किस जगह पे लोकेशन पे काम करेगा, स्मोक डिटेक्टर कहाँ पे काम करेगा, फायर अलार्म को कहाँ पे सेट आउट करना है, इन सब के बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण ले रहे युवा भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के इस कदम से बेहद खुश नजर आए। उनकी माने तो इससे उनके लिए अपने गांव में रहकर ही रोजगार के मौके बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ हमको सीसीटीवी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि सीसीटीवी क्यों हमारे जीवन में आवश्यक है, क्या उसके उपयोग हो सकते हैं, कहां कहां पर ये लगाया जा सकता है और किस प्रकार के सीसीटीवी होते हैं, हमको किस प्रकार की सीसीटीवी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स, फंक्शन होते हैं, उनको एक एक तरीके से हमको दिखा करके, यूज़ करके बताया गया कि अगर आपको रियल लाइफ में इनका प्रयोग करना है तो किस तरीके से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोई भी फंक्शन यूज़ में लाना है। ये एक प्रशिक्षण बहुत ही स्वरोजगार के लिए ये प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने आकर जाना कि कैसे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं, उनकी सेटिंग्स के बारे में, और यहाँ जो स्मोक डिटेक्टर वगैरह काम करते हैं जो कार्यस्थलों में, उनके बारे में जाना। SBI के द्वारा हमें सिटी के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये निःशुल्क है सर। इसमें रहना, खाना और किताबें, बुक्स वगैरह सारे निःशुल्क है सर। और हमें इसको 13 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। यदि अगर हम यही चीज़ किसी प्राइवेट में करते हैं तो उसका हमें एक बहुत मोटा पैसा देना पड़ेगा। ये गरीब परिवारों के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है सर। प्रशिक्षक भूपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ साथ घरों में भी सीसीटीवी कैमरे की बड़ी डिमांड है, लेकिन स्थानीय युवाओं के इसमें दक्ष न होने के चलते सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए तकनीकी जानकार बाहर से बुलाने पड़ते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को यह प्रशिक्षण भविष्य में रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे इतने सारे होटल हैं, आपके हॉस्पिटल हैं सर, दुकानों में कैमरों की बहुत डिमांड है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे जो यहाँ के लोकल युवा हैं उन्हें ये काम नहीं, टेक्निकल काम बहुत कम आता है और बाहर से ज़्यादातर लोग आते हैं जो इन कामों को, टेक्निकल कामों को करते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य था सर कि यहीं पे क्यों ना यहीं का हमारे जनपद का युवा इन टेक्निकल कामों को सीख के और जो कैमरा इंस्टॉलेशन और सुरक्षा अलार्म, अन्य या डोर अलार्म की बात करें, क्यों ना वही इसको अपने रोजगार के रूप में अपनाएं और क्यों ना अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें और यहाँ से पलायन ना करें सर। इस मुहिम पे हमने काम किया है सर। और अब बात करेंगे चंपावत जिले की। चंपावत जिले के बाराकोट के प्रसिद्ध लड़ीधुरा शैक्षिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव का सांस्कृतिक झांकियों के साथ शुभारंभ हुआ। 5 दिवसीय इस महोत्सव में वाद विवाद, निबंध, भाषण, प्रश्न मंच, प्रश्नोत्तरी, कला, ऐपण सहित विभिन्न शैक्षिक एवं खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय व विभिन्न पंजीकृत दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव हमारी संस्कृति व परंपराओं को जीवित रखने का कार्य करते हैं। लड़ीधुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रत्येक वर्ष लड़ीधुरा महोत्सव आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह महोत्सव 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। 2012 से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और तब से अनवरत यह चल रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं उनको संरक्षण करना, छात्र छात्राओं को एक उचित मंच प्रदान करना और समाज में जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े हैं, उनको सहारा देना, यदा कदा आने वाली आपदाओं में पूरे क्षेत्र को एकजुट करते हुए उनको मदद देना है। और पिछले कई वर्षों से जब से हमने ये महोत्सव शुरू किया है, इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है, युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है। महोत्सव के व्यवस्थापक नवीन जोशी ने बताया कि महोत्सव में वाद विवाद, प्रश्न मंच, कला, निबंध, कुमाऊनी भाषण प्रतियोगिता के साथ ही वॉलीबॉल, मटका फोड़, दौड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। लड़ीधुरा महोत्सव इस वर्ष भी विगत वर्ष की भांति आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शैक्षिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और कुमाऊनी भाषा के संवर्धन हेतु भाषण प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिताओं में रस्साकसी प्रतियोगिता, शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता, हाफ मैराथन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी। हमारा इस मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि क्षेत्र के बच्चों का विकास हो और वो अपने जीवन में अग्रसर हो सके।
और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। मानसून की विदाई हो गई है, अक्टूबर माह में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 5 अक्टूबर की रात्रि से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते 5, 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली आदि जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली उच्च स्तरीय बैठक। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के दिए अधिकारियों को निर्देश। निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी दिया जोर। वन्यजीव सप्ताह के दूसरे दिन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री बोले, इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में सामंजस्य के साथ बनेगा विकास का मॉडल। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले से 4 शहीद सैनिकों के आंगन से पावन मिट्टी को भेजा जाएगा सैन्य धाम। 10 अक्टूबर को बंद होंगे सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 2,68,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। और अटल निर्मल नगर पुरस्कार पाकर रुद्रपुर नगर निगम उत्साहित। मेयर ने कर्मचारियों की मेहनत और जन सहयोग को बताया परिणाम। कहा, स्वच्छता सर्वे में पहला स्थान मिलने से और बड़ी है जिम्मेदारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।